नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ डीईओ ऑफिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल पर हम आपकी 10th और 12th बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से अध्यायवार तरीके से करा रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम कवर करते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं प्रश्नों की, है ना। और बहुत जल्दी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम आगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को पढ़ रहे हैं और तकरीबन आधे से ज्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने राजनीतिक दलों पे आके बात को खत्म किया था और राजनीतिक दलों के विषय में हमने दो बातें जानी थी इसकी परिभाषा के अलावा। पहली बात कि राजनीतिक दलों की क्या व्यवस्था होती है, जिसमें हमने सिंगल पार्टी सिस्टम यानी वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और थ्री पार्टी सिस्टम की बात की थी, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात की थी। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे देश में यानी कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण हमने चीन के रूप में देखा था और दो दलीय व्यवस्था का उदाहरण हमने अमेरिका के रूप में देखा था। इसके साथ ही बच्चों, हमने चर्चा की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दलों के क्या क्या घटक होते हैं, इनके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो हमने तीन कंपोनेंट की चर्चा की थी। पहला, जो मेन लीडर्स होते हैं, टॉप के लीडर्स होते हैं इनमें, है ना, मुख्य नेता होते हैं, नेतृत्व जिनका होता है। दूसरा, हमने सक्रिय कार्यकर्ताओं के विषय में देखा था। अच्छा, ये सक्रिय कार्यकर्ता क्या है? जो एक्टिव रहते हैं, वो लोग पार्टी के सदस्य जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, किसी भी चीज में सबसे ज्यादा एक्टिव यही रहते हैं, दौड़ना, भागना, व्यवस्था करना, सब कुछ, दिस दैट, ये सारी चीजें करते हैं, है ना। और लास्ट में हमने देखा था अनुयायी, जो फॉलोअर्स होते हैं पार्टीज के, उनकी विचारधारा के फॉलोअर्स, और यही फॉलोअर्स समाज में उस पार्टी की पकड़ को मजबूत करते हैं, है ना बच्चों। तो अब हम इस यहां से आगे चलेंगे। हमने क्या क्या देखा? हमने इसकी परिभाषा देख ली कि ये एक ऐसा संगठित समूह है जो कि समान राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होता है और इसका मुख्य कार्य होता है चुनाव लड़के सत्ता प्राप्त करना और शासन चलाना, है ना। ये तो हमने एक लाइन में परिभाषा देख ली। अब हम जब किसी भी टॉपिक पे चर्चा करते हैं लोकतंत्र में, जैसे आपने 9th में संविधान की चर्चा की होगी तो चर्चा करने में आपने देखा होगा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर लोकतंत्र में संविधान की आवश्यकता क्या है ना। कुछ ऐसे ही हम आज सबसे पहले देखेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, क्यों इसकी जरूरत है, और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसका महत्व क्या है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को कि लोकतंत्र में इसकी राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानो बच्चों, देखो पहला ही वाक्य लिखा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, है ना, बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, रीढ़ क्या होती है? आपको पता है हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारे शरीर को संगठित रखने में और एक बैलेंस देने में, और बैलेंस के साथ साथ हमें एक्टिव होने में, है ना। कितनी सारी भूमिकाएं वो अदा करती है। तो यहाँ पर जब हम लोकतंत्र में राजनीतिक दल को रीढ़ की हड्डी मान रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये एक आधार देती है लोकतंत्र को। किस तरीके से? तो अगर राजनीतिक दल ना हो तो आप बताइए कि चुनाव कौन लड़ेगा, सरकार कौन बनाएगा, जनता की समस्याओं को उठाएगा कौन, सरकार से जवाब कौन मांगेगा, प्रश्न कौन पूछेगा, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा कठिन हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना प्रभावी ढंग से कार्य करें, ये बात सोचना कल्पना मात्र है, जबकि इसका वास्तविकता से, व्यवहारिकता से, वाकई जो अभी वस्तु स्थिति है उससे कोई लेना देना नहीं है।
चलिए देखते हैं इसके। तो हम आज इस सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों, किस कारण से है, एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सरकार का गठन करने के लिए, है ना। सरकार का गठन करने के लिए बच्चों राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। आपको पता है जब भी चुनाव होता है तो उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, अपने उम्मीदवारों को चुनाव में जिताने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, है ना, पूरे प्रयास करते हैं। और जब जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है और शासन चलाता है ना। जब भी चुनाव होते हैं तो जिस दल को या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है वही दल या वही गठबंधन सरकार बनाती है और चलाते भी है ना। इसका उदाहरण है भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस गठबंधन को, जिसे हम एनडीए भी कहते हैं, बहुमत मिला उसी ने केंद्र में सरकार बनाई। तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा दायित्व है राजनीतिक दलों का कि किस तरीके से इन दलों में ये महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है लोकतंत्र में। सबसे पहली भूमिका सरकार बनाना, चुनाव लड़ना, जीतने का प्रयास करना, जीतने पर सरकार बनाना। आगे चलते हैं। दूसरा है जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब आप जानते हो बच्चों कि लोकतंत्र में किस तरीके से हर राजनीतिक दल समाज के अलग अलग वर्गों, क्षेत्रों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। जितने राजनीतिक दल हैं वो किसी न किसी समाज के किसी न किसी वर्ग, किसी न किसी क्षेत्र, किसी न किसी सोच का, संस्कृति का, किसी न किसी तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जनता की समस्याओं को संसद में, विधानसभाओं में उठाते हैं, है ना। जनता की समस्याओं को संसद में और विधानसभाओं में उठाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको पता है कि मान लीजिए कि लोकतंत्र हमारे लोकसभा में अगर 543 सीटें हैं, है ना, 543 सीटें हैं, यानी कि सरकार बनाने के लिए 50% से ज्यादा सीट, तो आप मान के चलिए कि लगभग 272 के आसपास सीटों की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, है ना। तो अब 272 सीटें जिनको आई उन्होंने तो सरकार बना ली, लेकिन इसके अलावा भी तो लोग हैं। 543 में से 272 को हटा दीजिए तो बाकी 271 और भी तो हैं, है ना। 271 सदस्य और हैं। ये क्या करेंगे? ये भी तो किसी न किसी राजनीतिक दल से है जिनको बहुमत नहीं मिला, जो सरकार नहीं बना रहे, लेकिन लोकसभा के सदस्य तो बन गए हैं, लोगों के प्रतिनिधि तो बने हैं, लोगों ने उनको वोट देके चुना तो है, लोग चाहते तो हैं, उनसे अपेक्षाएं तो हैं। तो ये क्या करेंगे? ये लोकसभा में लोकसभा सदस्य के रूप में बैठेंगे और वहां पर जनता के मुद्दों को उठाएंगे, वहां पे सरकार से जनता के हित में प्रश्न करेंगे, वहां पर जब नीतियां बनेंगी देश को चलाने के लिए, जब कानून बनेंगे महत्वपूर्ण, तो उन विषयों पर चर्चा करेंगे, उसकी आवश्यकता पर, उसके गुण पर, उसके अवगुण पर, और उस पर वोटिंग करेंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा इसके बाद, उसके अनुसार ही बिल पास होंगे और एक्ट बनेंगे, कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो राजनीतिक दल है ये मात्र सरकार नहीं बना रहे, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों के सोच के और भाषाओं का और अलग अलग क्षेत्रों के विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों या पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को विभिन्न दल अपने अपने तरीके से उठाते हैं। जितने राजनीतिक दल हैं, आप समय समय पे सुनते होंगे कि इस राजनीतिक दल ने ये वाला मुद्दा उठाया, उस राजनीतिक दल में वो वाला मुद्दा उठाया, है ना। तो ये अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल सरकार के सामने जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं। अगला है नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, है ना। नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अब मुझे बताओ
कि जितने भी राजनीतिक दल चुनाव के समय आप सुनते हो, हर राजनीतिक दल अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करता है। अच्छा, ये मैनिफेस्टो क्या है भाई? मैनिफेस्टो का मतलब कि घोषणा पत्र, है ना। हर राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है, जिसमें वह बताता है कि सत्ता में आने पर वो कौन कौन सी योजनाएं लागू करेंगे, किस किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, कौन कौन से नियम बनाएंगे, कौन कौन से कानून बनाएंगे और किस तरह की नीतियों पर वो शासन करेंगे। ये सारी बातें राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र में बताते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे मतदाताओं को, वोटर्स को, हमारे आपके जैसे वोटर्स को ऑप्शंस मिलते हैं, विकल्प मिलता है। हम तय कर पाते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल क्या सोच के चुनाव लड़ रहा है, किस राजनीतिक दल को जिताने पर किस तरह का देश बनेगा, और इसके हिसाब से हम विकल्प तय कर पाते हैं, चुन पाते हैं कि हमें इनमें से किसे वोट देना है। इसका उदाहरण है कि कोई दल रोजगार बढ़ाने पर जोर देता है, तो कोई शिक्षा पे जोर देता है, कोई स्वास्थ्य की बात करता है, कोई कृषि या उद्योग को बढ़ाने पर प्राथमिकता देता है। और इसी के अनुसार जनता देखती है कि जनता की प्राथमिकता क्या है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति की प्राथमिकता रोजगार है, तो मैं सोचती हूँ कि जिस दल ने रोजगार पर बढ़ाने पर जोर दिया है, मैं उसको वोट दूं। किसी की प्राथमिकता शिक्षा है, तो वो सोचते हैं कि जो दल शिक्षा पर ज्यादा कार्य करने वाला है, उसको वोट दूं, है ना। तो इस तरीके से विकल्प भी तैयार करता है राजनीतिक दल, और नीतियां और कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है चुनाव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। देखो, चुनाव तो होने हैं, लोकतंत्र है तो भाई चुनाव तो होगा, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा जहां अब्राहम लिंकन जी ने ये दी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, वहीं लोकतंत्र की एक बड़ी सामान्य सी परिभाषा हमारी किताबों में भी लिखी है, और जो हम ज्यादा संगत तरीके से समझ पाते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने लिए नेताओं का चयन स्वयं करती है। ये कैसे करती है? चुनाव के द्वारा करती है ना। लोकतंत्र की बड़ी विशेषता है एकदम समय पर निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराया जाए। तो ये चुनाव अर्थपूर्ण कैसे बने? अर्थपूर्ण माने मीनिंगफुल, सार्थक, जिनका कोई सच में मतलब हो। आप मुझे बताओ कि अगर राजनीतिक दल न हो, मान लीजिए, तो जितने उम्मीदवार होंगे वो बिना दल के निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आखिर अगर आप एक वोटर के रूप में कैसे कंपेयर कर पाइएगा कि किसकी नीति अच्छी है, किसकी सोच क्या है, किसके घोषणा पत्र में क्या है। लेकिन दल उम्मीदवार को एक सार्थक पहचान देता है, ये लोगों के बीच में एक पकड़ देता है, जिससे कि जनता ये समझ पाती है कि अगर ये उम्मीदवार उस पार्टी से है तो इनकी सोच क्या होगी, किन इनकी प्राथमिकता क्या होगी, ये किन चीजों को लेकर के मुख्य रूप से कार्य करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका उदाहरण है कि भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल मतदाताओं को अलग अलग नीतिगत विकल्प प्रदान करते हैं। आप देखोगे कि जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, जो क्षेत्रीय स्तर के दल हैं, वो अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को विकल्प देते हैं। जो क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्र में, यानी कि उस प्रदेश विशेष में क्या कार्य करेगा, उसकी क्या प्राथमिकता होगी, इनको हाईलाइट करता है। जबकि जो राष्ट्रीय दल है, जिनका काम पूरे देश के लिए कार्य करना है, जिसका कार्य ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कार्य करना है, वह ऐसी नीतियां लेके आता है जिस पर पूरे देश के लोग उस पर भरोसा कर सके। नेक्स्ट है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज। आपको पता है कि लोकतंत्र की बड़ी विशेषता है कि इसमें सरकार उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। अच्छा, ये जवाबदेह का मतलब क्या है, उत्तरदायी का मतलब क्या है? जवाबदेह का मतलब जवाब देने वाला, यानी कि आपको, उत्तरदायी का मतलब उत्तर देने वाला, मतलब कि आपको जनता ने चुन करके सरकार बनाया है, आपको जनता ने चुन करके पावर दिया है, आपका निर्वाचन किया गया है, तो जनता आपसे प्रश्न पूछेगी और आपको उत्तर देना है। यही लोकतंत्र की जवाबदेहिता है, यही लोकतंत्र में सरकार का उत्तरदायी होने का अर्थ है, अकाउंटेबल होने का अर्थ है। जो भी कुछ किसी तरह की अच्छी बुरी घटना होगी, अच्छी बुरी चीजें होंगी, इसके लिए उत्तरदायित्व तो सरकार को लेना पड़ेगा। अब लोकतंत्र में विपक्षी दल सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं और जनता के हितों की
रक्षा करते हैं। अब होता क्या है कि देखो, कई राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़े, जिसको ज्यादा सीटें मिली, जो जितनी सीटें आवश्यक थी उतनी मिली, उसने तो सरकार बना ली, बाकी रह गए विपक्ष में, यानी कि सरकार के विपक्ष में, है ना, क्योंकि वो सरकार के प्रतिद्वंदी हैं, वो उस पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं, है ना। अब क्या होता है कि जो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बाकी के जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल ये देखते रहते हैं, ये चेक रखते हैं, इनका ध्यान रहता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, क्या करना, जो सरकार ने जो एक्शन लिया है उससे बेहतर क्या हो सकता था, इन सारी चीजों पर इनका ध्यान पूरे तरीके से रहता है। ये सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं, सरकार ने अगर कोई गलत नीति अपनाई है तो उसका विरोध करते हैं, जनता के हक में उनके सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और कई बार आप देखा जाता है कि ये राजनीतिक दल जनता के हितों की रक्षा भी करते हैं। इसके पीछे दो कारण है, एक तो प्रतिद्वंदिता तो खैर है ही, दूसरी बात ये भी है कि ये लोकतंत्र है भाई, हर 5 वर्ष पर चुनाव आएगा, है ना, तो जब चुनाव आएगा तो फिर ये पार्टियां आमने सामने होंगी, फिर इसी जनता के हाथ में मतदान होगा, मत होगा, इसी जनता के हाथ में शक्ति होगी, पावर होगा, तो वैसे में जनता इन 5 वर्षों में किए गए कार्यों को भूलेगी नहीं। जनता को पता है कि इन 5 वर्षों में किसने हमारे लिए आवाज उठाई है, किसने हमारे हित में कार्य किया है, किसने हमारी भावनाओं का दुरुपयोग किया है, इन सारी चीजों पे जनता का ध्यान रहता है, और परिणाम स्वरूप उसी के हिसाब से चुनाव होते हैं, और तभी सत्ताएं बदलती हैं। आपको याद होगा 1974 का बिहार छात्र आंदोलन, जिसने देशव्यापी रूप लिया, और जिसके बाद इमरजेंसी, आपातकाल जैसी चीजें लगाई गई, और फलतः जब 1977 में चुनाव हुआ तो जो पार्टी आजादी के बाद से लगातार शासन करते आ रही थी, उस पार्टी को सत्ता छोड़नी पड़ी, उनकी हार हुई चुनाव में, और जनता ने नई एक जनता पार्टी नाम से नई सरकार को मौका दिया, नई पार्टी को मौका दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण है, देखो कि संसद में विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछता है, बहस करता है और जनहित के मुद्दे उठाता है। देखो होता क्या है कि संसद का जब सत्र चलता है ना, संसद का जब सेशन चलता है, तो संसद का पहला घंटा जो होता है सुबह का, उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल, है ना, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल के नाम से ही निश्चित है भाई कि इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कौन पूछेगा, तो जो सरकार के लोग हैं, यानी सरकार के जो मंत्रीगण होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, है ना, जितने मंत्रीगण वहां उपस्थित हैं, जितने भी मंत्रीगण होते हैं, उनसे विपक्ष या सरकार के लोग भी, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग भी, कोई भी व्यक्ति जनता के हित में सरकार से प्रश्न कर सकता है, और सरकार को उत्तर, यानी कि जिनसे प्रश्न किया जाएगा उनको उत्तर देना होगा, है ना। इसमें प्रश्न किए जाते हैं, बहस की जाती है, जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, और कई बार कुछ ऐसे मुद्दे भी उठा लिए जाते हैं जिसके बाद सरकार को ध्यान देना पड़ता है कि अरे इधर तो हमारा ध्यान नहीं था, अच्छा हुआ ये प्रश्नकाल में मुद्दा उठा, अब इस पे भी हमारा ध्यान गया है, चलो इस पे भी कुछ काम करते हैं, इस स्थिति को भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य। देखो जनता और सरकार के बीच एक लिंक का कार्य करता है कौन, राजनीतिक दल। क्यों, क्योंकि ये जनता की समस्याओं, शिकायतों और अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं। अब देखो ये कैसे काम होता है, तो आप मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा जगह है जहां पर सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, या पानी की समस्या है। ऐसे में जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि कौन होंगे, निश्चित रूप से वो सरकार से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि सरकार का हिस्सा वो है, उनको लोगों ने जिताया है और उनके हाथ में शक्ति है। तो ये जो जनप्रतिनिधि होंगे, ये सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाते हैं और इसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे देश में अगर पार्टी ABC की सरकार है, ठीक है, पार्टी है ABC और इसकी सरकार हमारे देश में है, और हमारे शहर में जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जिले में
हमारे क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, वो पी पार्टी के हैं, ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। इसको समझिएगा कैसे लिंक है। अब हमारे यहाँ सड़क की समस्या है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, या किसी भी तरह की दिक्कत है, तो अब जब ये विधायिका का सत्र चलेगा तो वहां तो ये भी जाएंगे भाई, क्योंकि ये इसके सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो सदस्य तो हैं ही, और ये सरकार वाले लोग भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। ऐसे में ये यहाँ पर सरकार के सामने जो जल, सड़क, बिजली, पानी या जो भी समस्या है, इसका मुद्दा यहाँ पर ये उठाएंगे, और इससे सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर भी आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शिक्षा और जनमत से निर्माण। अब देखो, राजनीतिक दल जो होते हैं ना, ये जनता को जागरूक भी करते हैं। कैसे जागरूक करते हैं भाई, क्या करते हैं कि जागरूक होती है जनता? तो ये राजनीतिक दल, इनके नेता, इनके मंत्री या फिर इनके जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी इनके सक्रिय सदस्य होते हैं, जब ये जनता से रूबरू होते हैं, जनता के सामने होते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में हो, चाहे वो टेलीविजन पे हो, मीडिया के थ्रू हो, तो ये संविधान की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, जनता के अधिकारों की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, देश की स्थिति की बात करते हैं, राजनीतिक जो भी हलचलें हो रही होती हैं देश में, उनकी बात करते हैं। तो इनकी बातों को जब जनता सुनती है तो वो राजनीतिक रूप से अधिक सजग बनती है, उनकी सजगता बढ़ती है, वो राजनीतिक रूप से और अधिक जागरूक होते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी टेलीविजन खोला होगा, कभी टीवी देखा होगा, तो आजकल टीवीज में डिबेट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, है ना। डिबेट तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कौन क्या कह रहा है ना, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे लड़ रहे हैं सब आपस में। वो लड़ नहीं रहे होते, वो अपनी अपनी बात कह रहे होते हैं, है ना। तो एक मिनट में उस चैनल को हटाने की जगह, अगर हम उस जगह पर थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा ठहर के, और उन बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि किसी भी पार्टी का प्रवक्ता क्या कह रहा है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, जब हम उनकी बात सुनेंगे कि वो कह क्या रहे हैं, तो इससे हमारे भी मत का निर्माण होता है, हमारी वैचारिकी का निर्माण होता है। कैसे? क्योंकि हमने तो सबकी सुन ली, हर कोई अपनी बात को तर्क के साथ, संविधान का संदर्भ दे करके और जनता के अधिकारों का संदर्भ दे के बता रहा है। हमने सबकी बात सुनी, हो सकता है कि जब हम सबकी सुने तो एक एक करके हमें सब सही लगेंगे, लेकिन सारे सही हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब हम सबकी बातें सुनते हैं तो हमारे दिमाग का प्रोसेसर हमें एक अलग वैचारिकी देता है, जो हम सबकी बातें सुन करके अपने मत का निर्माण कर रहे होते हैं। तो ये राजनीतिक दल इन बहस के द्वारा, इन घोषणाओं के द्वारा, इन भाषणों के द्वारा जनता को राजनीतिक रूप से सजग करते हैं, जागृत करते हैं, जनता को उनके अधिकारों, उनके हितों के विषय में सोचने पर विवश भी कई बार करते हैं, है ना। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि चुनाव के समय विभिन्न दल अपनी नीतियों के पक्ष में रैलियां, जनसभाएं और प्रचार अभियान चलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इन रैलियों में, इन प्रचार सभाओं में क्या होता है, इन जनसभाओं में क्या होता है, इनमें सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनकी नीतियों की कई बार आलोचना भी होती है, उनकी जगह नए विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं, अपनी बात रखी जाती है और कहा जाता है कि जनता के लिए ये जरूरी है, जनता के लिए ऐसा होना चाहिए, संविधान में ऐसा लिखा है, चुनाव में ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें जागरूक करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में स्थिरता लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। कि क्या है भाई स्टेबिलिटी, क्या चीज है? तो देखो राजनीतिक दल जो होते हैं ना, ये संगठित नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये देश को, देश की सरकार को, हमारे राजनीतिक व्यवस्था को एक संगठित, एक बहुत ही वेल मेंटेन, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक लीडरशिप देते हैं, नेतृत्व प्रदान करते हैं, और इसके साथ ही शासन व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। शासन व्यवस्था में पता चलता है कि भाई अब इस पे कार्य करना है, ये वाले मैटर पे कार्य करना है। मतलब आप सोचो कि आपको 3-4 विषय में होमवर्क दे दिया जाए एक ही दिन और कहा जाए कि अगले सप्ताह लेके आना, तो आप 10 बार सोचो कि इतने 4-4 होमवर्क मैं कैसे करूं, जबकि आपके पास एक सप्ताह का समय है। फिर भी आप परेशान होते हो, आप कंफ्यूज होते हो, पहले ये करूं कि पहले ये करूं, इतना सारा काम दे दिया। गर्मी की छुट्टियों में देखो आप कैसे परेशान हो जाते हो। तो आप तो एक
क्लास में 3-4 विषय के कुछ होमवर्क से परेशान हो, उसी में कंफ्यूज हो। मुझे बताओ मेरे बच्चों कि जब सरकार पूरे देश के मसलों को लेके चलती है, देश के हर विभाग, हर काम, हर घटना, हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ले से आने वाली चीजों पे सरकार को नजर रखनी होती है, ध्यान रखना होता है, तो उनको कितनी व्यवस्था बनानी पड़ती होगी, कितना व्यवस्थागत तरीके से काम करना पड़ता होगा। तो ये सरकार, ये राजनीतिक दल यही करते हैं, लोकतंत्र में स्थिरता लाते हैं और साथ ही साथ नए नेता भी तैयार करते हैं, है ना। हो सकता है जैसे कि आप देखिए, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, सन 2014 से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन उसके पहले वो कहाँ थे? उसके पहले वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, है ना। तो जो भी नेता आज के समय में आपको बड़े लेवल पे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत किसी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में की होगी, जहां से वो सीखते, जानते, समझते हुए, अनुभव बटोरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हमारे देश के राजनीतिक दलों के टॉप लीडर्स बनते हैं और हमारे देश की राजनीति में सक्रिय योगदान देते हैं और हमारे देश के विकास को त्वरित गति देते हैं, है ना। तो बच्चों, ये सारी चीजें थी जो कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है लोकतंत्र में, ये बताने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जहां हम ये जानेंगे कि इन राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है। देखो, जो हमने आवश्यकता की बात की ना, कार्य भी हमने उसमें डिस्कस किए, है ना। वो सारे कार्य ही थे जहां जहां हम आवश्यकता देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इन कार्यों को हम एक थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से पॉइंट वाइज देख लेते हैं, पॉइंटर्स के रूप में। सबसे पहला कार्य है चुनाव लड़ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। अब ये चुनाव जीतने की कोशिश करने में वही मैनिफेस्टो जारी करेंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे, इसके अलावा चुनाव प्रचार अपने उम्मीदवार का करेंगे, अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का प्रयास भी करेंगे कि अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो हम आपके लिए ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। ये हर राजनीतिक दल करता है, क्योंकि राजनीतिक दल बना ही इसीलिए है कि चुनाव लड़े, जीते और सरकार बनाए। और चुनाव जीतने के लिए जनता को लुभाना आवश्यक है, जनता तक अपनी बात पहुंचाना आवश्यक है, वोट लेना आवश्यक है ना। नेक्स्ट है नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण। हर दल अपनी विचारधारा के अनुसार घोषणा पत्र जारी करता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले इसकी चर्चा भी की आपसे, जिसमें ये तय होता है कि अगर ये चुनाव जीत गए, अगर ये सत्ता में आ गए, तो ये देश का विकास कैसे करेंगे, किन किन बातों को अपनी प्राथमिकता पर देखेंगे। और कहीं ना कहीं जनता इन्हीं उम्मीदों के साथ इन पार्टियों को, इन दलों को वोट देती है। उन्हें लगता है कि अगर ये जीत गए तो ये वाला मुद्दा जो इतने वर्षों से लटका हुआ है, ये वाला पार्ट जो इतने समय से स्टक है, इस पे ये कार्य अवश्य करेंगे। जैसे आप देखिए कि जो वर्तमान हमारी सरकार है, उसने चुनाव लड़ने के समय किन किन बातों को कहा था और उसमें से किन किन चीजों को किया है। कभी आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे पार्टियां चुनाव लड़ने के समय अपनी बातें कहती हैं और चुनाव जीतने के बाद से उन पर कार्य भी करती हैं। नेक्स्ट है लोकमत का निर्माण। देश की मुख्य समस्याओं पर जनता को जागरूक करना और उनका मत तैयार करना, उनका ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, उसको रेडी करना, ये भी राजनीतिक पार्टियों का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम 10 लोगों की बातें सुनते हैं, तथ्य के साथ सुनते हैं, तर्क के साथ सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता तो बेहतर होता। तो ये हमारा ओपिनियन बनता है। इस ओपिनियन को बनाने का श्रेय भी राजनीतिक दलों को जाता है। ये भी इनके महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। नेक्स्ट है कानून बनाना। संसद या विधानसभा में जिस दल के पास बहुमत होता है ना, यानी कि संसद में बहुमत है तो उसने देश में सरकार बनाई, विधानसभा में बहुमत है तो उसने राज्य में सरकार बनाई। तो जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाता है दल, और वह देश के लिए नए कानून भी बनाता है ना। लेकिन दल, वो जीतने वाला दल तो कानून बना रहा है, लेकिन उस विधानसभा में या उस लोकसभा में जो अन्य सदस्य भी जीत करके आए हैं, वो भी उस कानून को बनने में अपना सक्रिय योगदान देते हैं, उस पर बहस करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर वोटिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कानून बनता है। नेक्स्ट है सरकार का संचालन
और विपक्ष की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का संचालन तो हम समझ गए, क्योंकि चुनाव जो दल जीतेगा वो सत्ता पक्ष कहलाएगा और वह सरकार चलाएगा। लेकिन जो चुनाव हारने वाला दूसरा सबसे बड़ा दल होता है ना, यानी दूसरी ऐसी एक पार्टी तो जिसको बहुमत मिला, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली उसने सरकार बना ली, लेकिन उससे जस्ट कम जिस पार्टी को मिला सीट, बहुमत मिला जस्ट कम, उसके और उसने सरकार नहीं बनाई, तो वो जो दल है उसको हम विपक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्ष। अंग्रेजी में कहते हैं ऑपोजिशन, है ना। ये जो ऑपोजिशन बनता है इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है और सरकार को मनमाना शासन करने से रोकता है, सरकार को डिक्टेटर होने से रोकता है, निरंकुश होने से रोकता है। इसलिए विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों कि जब हमारी संसद में कई ऐसी समितियां बनती हैं अलग अलग चीजों की जांच के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, तो कई ऐसी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिसमें विपक्ष के नेता को भी लिया जाता है, और जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट मंत्री के समान बड़े महत्वपूर्ण पद पे उसको माना जाता है, उसको उसी प्रकार की का महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार की गरिमा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जनता और सरकार के बीच माध्यम। बिल्कुल, जब आम नागरिक अपनी अपनी समस्याएं लेकर, आपके पास कोई दिक्कत हो, मेरे पास कोई दिक्कत हो, तो हम सीधे मुख्यमंत्री के पास तो जा नहीं सकते, हम सीधे प्रधानमंत्री के पास तो जा नहीं सकते। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे हमारे आसपास जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने चुना है, वोट देकर के चुना है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे ताकि हमारी बात वो आगे तक लेके जा सके। न कि हम सीधा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी है, हमारे यहाँ बिजली नहीं रह रही है, तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई समस्या है तो हम अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास अवश्य जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो राजनीतिक दल है ये जनता और सरकार के बीच का एक लिंक का माध्यम बनता है, एक सेतु बनता है। आगे चलते हैं। अब है, देखो ये तो हमने राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य देख लिए। अब जो हम देखने वाले हैं बड़ा ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, और थोड़ा हमें इसको पढ़ने के साथ साथ स्वयं भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं ना बच्चों, देखो यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का काम होता है स्टडी करना, है ना, स्टूडेंट स्टडी। और स्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन। अध्ययन क्या होता है? किसी भी टॉपिक पर उसके हर पहलू को समझना, उसके पॉजिटिव पहलू को, उसके नेगेटिव पहलू को भी जानना, समझना। हमें निर्णय पे नहीं पहुंचना है, हमें जो वस्तु स्थिति है उसको समझना है, और तब अपना एक विचार, अपनी एक वैचारिकी तैयार करनी है कि इसमें अब क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, इसमें क्या होने की गुंजाइश है। तो इसी से हम अब देखेंगे कि इन राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या हैं, कहां कहां पर इन दलों में सुधार की आवश्यकता है, कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर आए दिन हमारे समाज में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बहसें चलती रहती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के अंदर कई कमियां आ गई हैं, और ये ऐसी कमियां हैं ना बच्चों जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ये खतरा का रूप लेते जा रहा है, डेंजर का रूप लेते जा रहा है। क्या क्या है एक एक करके जानते हैं। पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अब ये आंतरिक लोकतंत्र क्या है भाई? लोकतंत्र तो समझ आ गया। आंतरिक लोकतंत्र यानी कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र वाले गुण होने चाहिए। अब लोकतंत्र के गुण क्या होते हैं? लोकतंत्र के गुण का सबसे पहला बात हुआ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। सबके लोकतंत्र में क्या होता है? बहुमत से निर्णय होते हैं, है ना। चुनाव होता है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। तो पार्टी में भी बहुमत की बात होनी चाहिए। बहुमत की बात का सेंस क्या हुआ? मतलब कि पार्टी में ये देखा जाना चाहिए कि अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पार्टी के सभी सदस्यों से, सभी नेताओं से चर्चा करके उसके बाद निर्णय होना चाहिए, न कि कोई एक व्यक्ति अपने निर्णय बाकियों पर थोप डाले, है ना। क्योंकि ऐसा होने से पार्टी में फूट का खतरा बढ़ जाता है,
क्योंकि एक पार्टी ही तब बनती है जब सभी सदस्यों को लगता है कि हमारे विचार मिल रहे हैं, हम एक तरीके से सोच रहे हैं और इसी नीति पर, इसी पॉलिसी पे चल के हम देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। होता क्या है आमतौर पर कि सारी शक्ति एक शीर्ष के एक या दो नेताओं के हाथ में सिमट जाती है और आम कार्यकर्ताओं को फैसले लेने का अधिकार ही नहीं मिलता। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा है वंशवाद की चुनौती। बहुत बड़ी समस्या है ये बच्चों, बिना नाम लिए मैं कहती हूं, आप सोचिए कि क्या ऐसी पार्टी आपने देखी है अपने देश में जिस पार्टी में एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं, जो भी कोई शीर्ष पे आता है वो एक विशेष परिवार से आता है। उस पार्टी में कार्यकर्ता तो हजारों लाखों हैं, लेकिन उसमें नेता भी सैकड़ों की हजारों की तादाद में है, लेकिन जो पावर होती है, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो नेतृत्व होता है, वह मात्र एक पार्टी, एक परिवार के लोगों के हाथ में होता है ना, जिसको हम वंशवाद कहते हैं। पहले उनके पूर्वज थे, फिर उनके दादाजी थे, फिर उनके पिताजी आए, फिर वो खुद आए, फिर आने वाले समय में उनके पुत्र आएंगे, तो इसको वंशवाद कहते हैं, है ना। ये तो चीजें राजतंत्र में हुआ करती थी कि सबसे पहले एक राजा है, उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा युवराज बना, ये चीजें हुआ करती थी। ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन पे वंशवाद बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो इसको चुनौती देने की आवश्यकता है, इस पे सोचने की आवश्यकता है पार्टियों को, तभी सही मायने में लोकतंत्र का मतलब निकलेगा। और साथ ही साथ बच्चों, हमारे देश में हमारा संविधान कहता है कि देश के हर नागरिक को अपने तरीके से राजनीति में प्रतिभाग लेने का अधिकार है। तो ये अधिकार सही तरीके से तभी उपयोग आ पाएगा जब पार्टियां अपने में लोकतंत्र लागू करेंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है यहाँ पे यही कि बहुत से दलों में नेतृत्व हमेशा एक ही परिवार के लोगों के पास रहता है। एक नेता के बाद उसका बेटा या उसका कोई रिश्तेदार ही दल का अध्यक्ष बनता है। इससे होता क्या है कि जो योग्य और जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, है ना। नेक्स्ट है धन और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। देखो, चुनाव जीतने के लिए आज के समय में पार्टियां धन का और बाहुबल का, यानी कि मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। चुनाव जीतने के लिए लोगों को धमकी देना, अपराधियों को पार्टी में शामिल करना, अपने चुनाव प्रचार में शामिल करना, किसी क्षेत्र विशेष के बाहुबली का सहयोग लेना ताकि डर के मारे लोगों से वोट लिया जा सके, डरा के वोट लिया जा सके, लालच दे के वोट लिया जा सके, ये चीजें पार्टियां करती हैं, जिसको कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है सार्थक विकल्प की कमी। अभी आप देखोगे तो जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, तकरीबन सबके कार्यक्रम, सबकी नीतियां, सबके भाषण में वही बातें शामिल होती हैं, सबके मैनिफेस्टो में वही चीजें होती हैं। यानी कि ये एक बड़ी ही दुविधा का विषय हो गया है कि एक मतदाता ये तय ही नहीं कर पाता सही तरीके से कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, मुझे किसको वोट देना चाहिए। सार्थक विकल्प की कहीं ना कहीं कमी हो गई है, जबकि बहुविकल्प जो बहु पार्टी व्यवस्था होती है, बहुदलीय व्यवस्था होती है, वहां पर विकल्प आसानी से मिलते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है ये नहीं तो इसको वोट दे देंगे। अभी क्या दिक्कत आ गई है कि हमें विकल्प ही नहीं मिल रहा। यही कारण है कि बहुत सारे चुनावों में कई वोट नोटा के पास जाकर के बर्बाद हो जाते हैं, सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। कारण ये है कि हमारे पास सही विकल्प नहीं है ना। अब है कि इन दलों में सुधार के क्या उपाय हैं। तो देखो, समय समय पर इन दलों में, राजनीतिक दलों के लिए सुधार के उपाय प्रयास किए गए हैं, जिनमें मैं एक दो आपको बता रही हूं। सबसे पहला है दल बदल विरोधी कानून, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले क्या होता था कि नेता जो थे वो मंत्री बनने के लालच में या पैसे के लालच में या किसी और दबाव में आकर के बार बार अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिसे कि समझो कि आया राम गया राम की राजनीति भी कहते थे। ये शब्द, ये ट्रेंड बहुत ही ट्रेंड में आ गया था कि भाई नेता है, इसमें आए, पता चला कुछ समय बाद उस दल में चले गए। अभी हमने देखा था 10 दिन पहले उस दल में थे, वोट देने गए तो मालूम चला कि इस दल से आ गए हैं,
है ना। इसको रोकने के लिए संविधान में 52वां संशोधन किया गया और एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया दल बदल कानून। इसके अनुसार अगर कोई सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो मेरी पार्टी तो गई क्योंकि हमने बदल ली, हमारा जो पद है सांसद का या विधायक का वो भी चला जाएगा, यानी कि हमारी सदस्यता भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है शपथ पत्र। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के समय एक कानूनी शपथ पत्र देना होता है जिसमें उसकी संपत्ति, उसकी शैक्षणिक स्थिति, उसके खिलाफ क्या क्या मामले चल रहे हैं कोर्ट में, अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी देनी होती है ताकि जनता के सामने हर बात क्लियर रह सके। साथ ही साथ आंतरिक संगठनात्मक चुनाव आयोग ने सभी दलों को एक निर्देश और दिया है बच्चों कि आप ये आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कि आप अपने संगठन के भीतर नियमित चुनाव कराइए और सभी का इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कराइए ताकि हर चीज की जानकारी सही तरीके से, चाहे वो चुनाव आयोग हो या जनता हो, हर चीज की पारदर्शिता सही से बनी रहे। साथ ही साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात भी है कि दलों में ये किया जाना चाहिए, हालांकि इस पे दल सभी अभी उस तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि दलों में अनिवार्य रूप से महिलाओं को एक निश्चित अनुपात, जैसे कि कम से कम 33% तक, 1/3 टिकट महिलाओं को दिया जाए। हालांकि इस पे कार्य अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है प्रभावी तरीके से। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस पर भी दलों का ध्यान जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इसमें इनकी एक संक्षिप्त सी जानकारी रखी हुई, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और क्षेत्रीय दल, है ना। इनका एक परिचय, एक संक्षिप्त सा परिचय यहाँ पर दिया गया है जिसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ये सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, मध्यमार्गी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसके कुछ मुख्य नेता रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 में हुई, पूर्व में इसको भारतीय जनसंघ कहते थे। इसकी विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुशासन, हिंदुत्व, साथ ही साथ जो प्राचीन भारत की संस्कृति है उसको वापस लाना, इन चीजों पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं। आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना 2012 में हुई, इसकी जो विचारधारा है भ्रष्टाचार का विरोध, आम आदमी का कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पे फोकस करना है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि 1984 में स्थापित हुई, सामाजिक न्याय, दलित, बहुजन अधिकार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसके साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आप जिसे देखेंगे जो कि 1964 में स्थापित हुई, साम्यवाद, समाजवाद, मजदूरों और किसानों के हक को ये अपनी प्राथमिकता पर रखती है। और बाद में आप देखोगे कि कई हमारे क्षेत्रीय दल भी हैं जो कि क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति करते हैं, गठबंधन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ये संघवाद और विविधता का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बच्चों, ये हमारी जो प्रमुख राजनीतिक दल है, इसके अलावा भी राजनीतिक दल हैं, आप उसके बारे में भी जानने का प्रयास कीजिए, ढूंढिए, कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी पुस्तक में भी लिखा है और आपके आसपास भी इसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी अवश्य। आपको जानना चाहिए क्योंकि आज के आप छात्र हैं, कल के मतदाता हैं, कल के जागरूक नागरिक हैं, तो इन सब चीजों की जानकारी आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों आप देखिए हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हुआ और जल्दी ही मिलेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और उसके बाद से अर्थव्यवस्था का अगला चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मुद्रा एवं साख का, उसको भी शुरू करेंगे। तो याद रखिए, जो पढ़ता है वही बढ़ता है, तो पढ़ते रहिए और जो पढ़िए उसको लिखते भी रहिए। बहुत धन्यवाद।